नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका प्राइवेट क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेपो रेट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तब एक प्रश्न उठता है कि जब रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि रेपो रेट महंगाई को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर ये महंगाई को रोकता क्यों नहीं है? ठीक है, महंगाई होने से रोकता क्यों नहीं है या फिर महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं करता है? तब इसका कारण ये है कि केवल महंगाई जो है वो रेपो रेट पर ही डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जिस पर इन्फ्लेशन डिपेंड करती है। यदि हम उन कारणों को देखें तो सबसे पहला कारण जो है वो है मांग, दूसरा कारण आपूर्ति, तीसरा कारण लागत और चौथा जो कारण है वो है प्रवाह मुद्रा का। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि अकेला रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो महंगाई है वो मांग की वजह से भी हो सकती है, आपूर्ति की वजह से भी हो सकती है, लागत की वजह से भी हो सकती है और प्रवाह की वजह से तो होती ही है। तब हम देखें कि मांग के आधार पर कैसे इन्फ्लेशन होता है। मांग क्या हुआ कि किसी वस्तु की खपत उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाए, यानी कि खपत जो है वो अधिक हो जाएगी आपूर्ति से, तब क्या होगा? तब उसका मूल्य बढ़ जाएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। यदि खपत कम होगी आपूर्ति से, यानी कि हमारे पास सप्लाई बहुत सारी है लेकिन खपत क्या हो रही है? कम हो रही है। डिमांड क्या है? कम है। ठीक है, जब डिमांड कम होगी सप्लाई से तब क्या होगा? मूल्य उसका कम हो जाएगा। लेकिन जब सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? डिमांड से। उस कंडीशन में क्या होगा? उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है? ये लागत। लागत जैसे किसी वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। अब वो कच्चा माल पहले हमें सस्ते दामों में मिल रहा था, लेकिन अब हमें वो महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। तब उसकी माल को बनाने की लागत जो है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से उस वस्तु का जो मूल्य है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। कच्चे माल में हम सबसे पहले पेट्रोलियम गिन सकते हैं। पेट्रोलियम। अब हम समझते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या? सबसे पहले या तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा दें, मार्केट में हम सप्लाई बढ़ा दें, या फिर दूसरा क्या है, जो उसकी लागत है उसको किसी तरह से कम कर लें, या तो सप्लाई को बढ़ा दें या फिर लागत को कम कर लें। और तीसरा जो है वो क्या है? करेंसी का फ्लो। करेंसी का फ्लो कम करके लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर दें। सप्लाई को बढ़ाने से क्या मतलब है कि मान के चलो किसी देश में अभी गेहूं की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी गेहूं की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास सप्लाई क्या है? कम है। तो वो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकता है। ठीक, किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है। ये जो कंट्री है ए, ये इस बी से इंपोर्ट कर सकता है, तब ये इसकी सप्लाई क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। या फिर वो क्या करे कि अपने यहाँ पर उत्पादन को बढ़ा दे, अपने यहाँ पर उत्पादन को बढ़ा दे, या फिर किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर ले। यदि हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से तो ये एक अल्पकालिक उपाय होगा। ठीक है, कब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे भाई? किसी दूसरे कंट्री से हम कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे हम दीर्घकालिक उपाय। यानी कि अगर हम इंपोर्ट करते रहें किसी कंट्री से तो कुछ समय बाद उस कंट्री को भी लगने लगेगा कि भाई इसको तो गेहूं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं इसे कुछ ऊंचे दाम पर दूं, कुछ महंगे दाम पर दूं।
लेकिन जब हमारे पास अपने पास ही प्रोडक्शन होने लग जाएगा, अपने पास ही उत्पादन होने लग जाएगा, तब क्या होगा, जो दीर्घकालिक उपाय है किसको, इन्फ्लेशन को कम करने का, वो एक काम करेगा। दूसरा क्या है, लागत को कम कर दें। लागत को कम कैसे कर सकते हैं? लागत को कम करने के लिए उस पर हम टैक्स कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम जो कि एक मेजर फैक्टर है इन्फ्लेशन के लिए, उसको, उसकी लागत को या उसके मूल्य को कम करके हम किसी वस्तु की लागत को कम कर सकते हैं। तीसरा क्या था, करेंसी फ्लो। करेंसी फ्लो यानी कि रेपो रेट से कनेक्ट था ये हमारा, रेपो रेट से कनेक्ट था। रेपो रेट बढ़ाकर क्या कर सकते हैं हम, करेंसी का फ्लो कम कर सकते हैं। करेंसी का फ्लो कम होगा तब क्या होगा, परचेजिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होने के साथ साथ इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन भी कम होगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि उनके मूल्य में कितनी भी वृद्धि कर दी जाए, यानी कि उनका जो मूल्य है वो कितना भी बढ़ा दिया जाए, उनकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं गिफिन गुड्स, यानी कि गिफिन वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जैसे ब्रेड, राइस या फिर ईट, ठीक है, गेहूं, चावल, ब्रेड, ये सारी कैसी वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। यदि इनका मूल्य बढ़ जाएगा तभी भी क्या होगा, इनकी मांग पर यानी कि इनकी डिमांड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं गिफिन गुड्स। या इस तरीके से हम किसी कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और टर्म समझ लेते हैं, जो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट तो हमने पढ़ा। रेपो रेट क्या था, जब बैंक आरबीआई के पास, बैंक से जा रहे थे आरबीआई के पास पैसा लेने, तो आरबीआई कह रहा था कि मैं तुमसे ब्याज लूँगा, तो उसको हम कह रहे थे रेपो रेट। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करने गए, तब आरबीआई उस पैसे पर जो ब्याज देगा, जैसे हम अपना पैसा बैंकों में जमा करने जाते हैं तो बैंक हमें कुछ ना कुछ ब्याज देता है, उसी तरह से क्या होता है, बैंक से जब आरबीआई के पास जाते हैं अपना पैसा जमा करने, तो आरबीआई भी बैंकों को ब्याज देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक कितना भी लोन दे दे? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक, जैसे उसके पास मान के चलो 100 रुपये हैं, तो वो पूरे 100 रुपये का लोन दे दे लोगों को? ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए भी आरबीआई ने रूल्स बनाए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक रूल है CRR। CRR का क्या मतलब है? CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि एक ऐसा अनुपात है जिसको बैंक्स को अपने पास कैश में रखना ही होता है। इसके अलावा, यानी कि ये जो कैश रिजर्व रेशो है, इसके अलावा जो पैसा बचता है उनके पास, मान के चलो इसने बोल दिया कि 20% का कैश रिजर्व रेशो रखना है, तो मतलब क्या है कि 20%, 100 में से 20 रुपये उसको बैंक को अपने पास रखने ही है, वो भी कैश में। उसके बाद जो 80 रुपये इसको वो लोन के रूप में दे सकता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।